हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। आज मैं दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 तारीख शनिवार को जो घटना हुई भगदड़ की, स्टैम्पेड, उसके बारे में बात करूंगा। परसों शनिवार था, यानी 15 फरवरी, और जब लगभग 10 सवा 10 बजे मुझे ये खबर मिली, मन बुरी तरह से उद्वेलित हो गया। हमने सारे टीवी चैनल रात के 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक देखे, समझे। पहले जो मौतों का होना, उसे छिपाया जा रहा था या मना किया जा रहा था, वो चैनलों ने एक्सपोज कर दिया। क्योंकि रेल प्रशासन तो इसे अफवाह बताने पर ही तुला हुआ था अंत तक, जब तक कि टीवी चैनलों ने इसे दिल्ली के अस्पतालों के अधिकारियों से, संबंधित डॉक्टरों से कंफर्म करके इसे प्रसारित नहीं कर दिया। तब तक रेल प्रशासन मौन रहा, वो इन चीज़ों से इनकार करता रहा, भगदड़ तक को मना करता रहा, अफवाह बताता रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस तरह से ये घटना हुई, उससे साफ जाहिर होता है कि रेल प्रशासन की कोताही, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी सामने से उजागर हुई। समस्या इस बात की नहीं है कि आप व्यवस्था नहीं कर पाते। समस्या इस बात की है कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है। चीज़ों को नकारने की, सिरे से खारिज करने की, सही चीज़ों को सही समय पर इम्प्लीमेंट नहीं करने की आपकी जो ये प्रवृत्ति है, ये सिस्टम को चौपट कर रही है और नालायक, निकम्मे, कामचोर अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है। यह बहुत स्पष्ट है। ये मैं बार बार कहता आया हूँ, मंत्री जी को भी बताता रहा हूँ और उनके लोगों को भी बताता रहा हूँ। हम इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होते कि आप बहुत अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को समझ लेते हैं, मगर जब तक आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने कार्य रूप में परिणत नहीं करते, तब तक हम आपसे प्रभावित नहीं होते। हम आपका सम्मान क्यों करें? पद का सम्मान हमेशा होगा, मगर व्यक्ति का सम्मान उसके कर्म से होगा। यह पूर्व निर्धारित है। बात यह है कि जैसा मैं बार बार लिखता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, बताता रहा हूँ कि ये जो सड़ांध पैदा हो गई है सिस्टम में और बार बार जो लोग मर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी पूरे रेलवे बोर्ड की, रेल प्रशासन की है, रेल मंत्री की है। अब इसमें कहेंगे कि नैतिकता कहाँ है? नैतिकता तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। वो दिन चले गए जब शास्त्री जी नैतिक आधार पर सारा दायित्व लेकर के ऐसी किसी भी घटना का इस्तीफा दे देते थे। मगर मोदी सरकार में ये नैतिकता खास तौर पर रेल मंत्रालय को लेकर के कभी नज़र नहीं आई पिछले 10-11 सालों में। ये बहुत साफ है। खतौली दुर्घटना के बाद जिस तरह से सुरेश प्रभु से इस्तीफा लिया गया, जिस तरह से तत्कालीन सीआरबी से इस्तीफा लिया गया, वो भी
मोदी सरकार ने केवल अपनी छवि बचाने के लिए, हम यहाँ खाल बचाने के लिए भी कह सकते हैं, मगर अपनी छवि बचाने के लिए कहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि प्रचार प्रसार पर मोदी सरकार का इतना बड़ा जोर है कि लोगों को इसी से वो प्रभावित करके अपने आप को दुनिया का सबसे सक्षम, सबसे सफल प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं। ये स्वांतः सुखाय के लिए तो बहुत अच्छा है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि काम हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेल में भी अब तक लगभग 14 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, मगर ये 14 लाख करोड़ कहने में, सुनने में जिस तरह आंखें विस्फारित होती हैं, उस तरीके से रेल में हुए काम को देखकर नहीं होती हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ। अगर ये जो कुछ योजनाएं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेल में, जैसे अमृत भारत स्टेशन योजना, कवच योजना, ये करप्शन की शिकार हैं और साथ में करप्शन की पैदावार हैं। रेल में इतना पैसा है कि इसने राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, और मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ, कहा भी है सामने से, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी, लालू यादव और उनकी राजद, रामविलास पासवान और उनकी पार्टी, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी, ऐसी कई सारी पार्टियां राजनीतिक रेल की पैदावार हैं। रेल की बदौलत इनके संसाधन हैं बने। पैसा कमाना अगर उद्देश्य है, जो होना भी चाहिए, आखिर राजनीतिक पार्टी चलाना है, इतना बड़ा कारोबार है, इतने सारे कार्यकर्ता पालने हैं, तो पैसा तो चाहिए, मगर ये पैसा कमाना सीधे और सही तरीके से भी हो सकता है, बशर्ते कि आपके एडवाइज़र सही हो। अगर आपके एडवाइज़र गलत हैं तो वो आपकी छवि खराब करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, और एक कमाएंगे तो 75 अपने पास रखेंगे, 25 आपको देंगे। जबकि अगर सही एडवाइज़र हैं, सही अधिकारी आप नियुक्त करते हैं, वो आपको एक के बजाय 2 कमा के देंगे और आपकी छवि भी उज्जवल रखेंगे और सिस्टम को भी कभी नुकसान नहीं होने देंगे। यह चीज़ रेल मंत्रालय में खास तौर पर अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में देखने को मिली, जिसमें गलत एडवाइजर्स के चलते रेल मंत्री के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी छवि उज्जवल नहीं हो पा रही है। उनका इंटेंशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर छवि अच्छी नहीं है, छवि अच्छी नहीं हो पा रही। एक रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, वो अपनी खाल बचाने के लिए ट्रेनों की गति कम कर दिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो और वो साफ साफ बचे रहें, और यही हुआ। खतौली दुर्घटना के कारण उनको लाया गया था और IRMS और वंदे भारत के चक्रव्यूह में फंसकर बदनाम होकर यहाँ से जाना पड़ा।
वही हालत अश्विनी वैष्णव की हो रही है। मैं बार बार कहता हूं कि रेल मंत्रियों को रेल की ब्यूरोक्रेसी दूध दूहने के लिए बैल पकड़ा देती है और स्वयं बढ़िया मलाई घी दूध चाप रही होती है। अब मंत्रियों का ध्यान उस तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो बैल से दूध निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये IRMS और ऐसे कई कवच, ये सारे प्रोजेक्ट, अमृत भारत, वंदे भारत, ये सारे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए सही हो सकते हैं, मगर उपयोगी नहीं है। पैसा कमाने के लिए सही हो सकते हैं, मगर जन सामान्य के लिए उपयोगी नहीं है। रेल की ब्यूरोक्रेसी ने यही किया है। मंत्री को बरगला करके अब वो अपना विवेक नहीं इस्तेमाल करते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो ये दुर्भाग्य है। या उनका अपना भी कोई इंटेंशन हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ, मगर सच यही है कि उनको बैल पकड़ा दिया गया। नतीजा उसका सामने है। नतीजा ये है कि आज बोर्ड में जो मेंबर बैठे हैं, CRB बैठे हैं, CRB आपकी चॉइस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मगर कॉन्ट्रैक्ट पर आपने जो परंपरा शुरू की है CRB बैठाने की, जो रेल का एकमात्र प्रमुख मुखिया होता है, सब रेल के 12 साढ़े 12 लाख लोगों की निगाह उसकी तरफ होती है, उसको तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में बैठा दिया है डॉटेड लाइन पे साइन करने के लिए, और वो भी ऐसे निकम्मे काम चोरों को जिन्होंने कभी फील्ड में काम नहीं किया, एक आध को छोड़कर। इसमें वर्तमान भी शामिल हैं, इस पर बाद में आते हैं। अब बोर्ड मेंबर जो दूसरे हैं, एकमात्र अकाउंट्स को छोड़कर, मेंबर फाइनेंस को छोड़कर कोई डिपार्टमेंटल मेंबर नहीं है। मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंबर MOBD, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये इलेक्ट्रिकल से हैं। एक को सिविल इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती है, दूसरे को ट्रेन ऑपरेशन, पंक्चुअलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी समझ में नहीं आती है। और ऐसा नहीं है कि ये चुप हैं, ये बोल भी रहे हैं डिफरेंट फोरम में। तो ऐसे लोगों को ऊपर बैठा करके MTRS भी इलेक्ट्रिकल का है, यानी 3 मेंबर इलेक्ट्रिकल के हैं, और एक मैकेनिकल, एक अकाउंट्स। अब ये 5 जो एडवाइजर, प्रमुख एडवाइजर हैं रेल मंत्री के, जब इन्हें ही अपना काम नहीं पता है, अपना दायित्व तो नहीं पता है जिसे ये ढंग से निभा सकें, तो रेल सिस्टम का क्या होगा? ये एक सामान्य आदमी भी समझ सकता है। जिसको अपने विषय का ज्ञान नहीं है, वो विषय उसे पकड़ा देने का परिणाम क्या होता है वो धरातल पर दिख रहा है। फिर भी मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो बैल का दूध निकालने से में लगा हुआ है और ब्यूरोक्रेसी हंस रही है। उसका डीप स्टेट इस तरह काम कर रहा है कि सरकार को और मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है। तमाम सारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, रिटायर्ड हों, सर्विंग हों, वो जो फीडबैक देते हैं, जब मैं एक अदना सा आदमी
इतनी सारी सूचनाएं इकट्ठा करके दे सकता हूं, बता सकता हूं, पब्लिक फोरम में रख सकता हूं, मंत्री जी को बता सकता हूं, उनको प्रिंट आउट लेकर के थमा सकता हूं कि देख लो ये आपको करना चाहिए जो आवश्यक है। बिना इंटरनल रिफॉर्म के, बिना सिस्टम के रिफॉर्म के आप ऊपर ऊपर जितना मर्जी लिपापोती कर लो, चमका लो, प्रचार प्रसार कर लो, उससे जन सामान्य तक आपके इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का रत्ती भर लाभ पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि वो सारा लाभ तो ये जो 100 लोग हैं ये मिलकर हड़प रहे हैं। ये 100 लोग कौन हैं? ये 100 लोग हैं DRM GM मेंबर। पूरी गणना कर लें, 100, 102, 105 के आसपास आते हैं ये। और ये आपस में मिलकर के इस तरह का चक्रव्यूह बनाए हुए हैं रेल में कि कोई मंत्री इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। ये ऐसे बरगलाए रखते हैं। और इनके जो प्रतिनिधि हैं वो 5 मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के, वो प्रमुख प्रतिनिधि हैं इन 100 लोगों के, क्योंकि वही खास एडवाइजर हैं मंत्री के, सबसे आसपास वही रहते हैं। मंत्री उन्हीं से सलाह करता है, उन्हीं से काम लेता है। तो ये 100 लोगों का प्रतिनिधित्व जो ये 5 लोग करते हैं, अगर ये सही नहीं है तो सिस्टम का भला कभी नहीं हो सकता, जनता का भला कभी नहीं हो सकता, देश का भला कभी नहीं हो सकता, ये तय है। सब कुछ सही होने के बावजूद, अकूत इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद रेल में इतना पैसा मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ये 100 लोग बौखलाए हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बटोरें, कैसे हिस्सा बांट करें, ये नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए इनका दिमाग गफलत में है। ना इन्वेस्टमेंट का सही डायरेक्शन है, ना सिस्टम को चलाने का सही समझ है, और ना ही जो लीडरशिप लाइक क्वालिटी होनी चाहिए इनमें, उसका तो दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है इनमें, इन 5 में नहीं, इन 100 में। उसका कारण ये है कि जो आपने सो कॉल्ड IRMS की एक दुनिया की, ब्रह्मांड की एक यूनिक व्यवस्था लाए थे, कुछ दुष्ट VK यादव जैसे लोगों के बहकावे में आकर के, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी धरातल पर काम नहीं किया, रेल में काम नहीं किया, हमेशा डेपुटेशन पर रहे, प्रिविलेज्ड रहे। वही बात फिर कि वही VK यादव जैसे लोगों ने मंत्री को दूध निकालने के लिए बैल पकड़ा दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसे वापस लेना पड़ा। मगर उसके चलते जो आपने डीमेरिट किया, जो क्वालिटी को आपने इग्नोर किया, साइडलाइन किया, प्रोसेस को इग्नोर किया, साइडलाइन किया, 360 डिग्री सो कॉल्ड तथा कथित चयन प्रक्रिया जो अपनाई आपने, उसमें भी जिन लोगों को बैठाया वो भी करप्ट, दुष्ट, पूर्वाग्रही। उन्होंने अपनी ओपिनियन, सो कॉल्ड ओपिनियन लेकर के लोगों से अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन देकर लोगों का करियर बर्बाद किया। तो जो डीमेरिट हुआ, आपने मेरिट को बाईपास किया और पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई। हम मानते हैं कि आपके इंटेंशन में, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं थी, आप बेस्ट लाना चाहते थे, मगर
क्या ये डीप स्टेट ने, रेल की ब्यूरोक्रेसी ने आपको लाने दिया? नहीं लाने दिया। उन्होंने आपसे वही करवाया जो वो चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर, उनके बगल बच्चों के ऊपर, इन 100 लोगों पर आँच आएगी। और एक बार सिस्टम सही करने पर मंत्री उतारू हो गया तो फिर उसे रोक पाना इनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए ये आपको सही रास्ते का सही सलाह नहीं देंगे और नहीं दे रहे हैं। सामने है वो। इसी घटना, दिल्ली की जो स्टैम्पेड की घटना हुई है, ये दुष्ट प्रवृत्ति की वजह से हुई है। और मैं ये कहूँगा कि मंत्री को डिरेल करने के लिए हुई है, मंत्री को बदनाम करने के लिए हुई है। और ऐसी घटनाएं बीच बीच में इसलिए की जाती या करवाई जाती हैं जिससे कि मंत्री अस्थिर रहे, सरकार अस्थिर रहे, उनके ऊपर आँच ना आए, उनकी दुष्ट प्रवृत्ति के ऊपर सरकार की, मंत्री की नज़र ना जाए। इसलिए भी इस तरह की घटनाएं की जाती हैं, करवाई जाती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, करवाई जाती हैं। हम इनको आकस्मिक नहीं मानते। हम देख रहे हैं 45 साल से रेल को, रेल की ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी की नीयत को, इनके कार्य प्रणाली को, इनके कार्य व्यवहार को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। इनकी दुष्ट प्रवृत्ति को भी नज़दीक से देख रहे हैं, इनके करप्शन को भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। इनका कुछ बिगड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि कुएं में भांग पड़ी है और सब मिलजुल करके एक दूसरे को बचाते हैं। इसीलिए यही कारण है कि रेलवे बोर्ड का, रेल मंत्रालय का चीफ विजिलेंस ऑफिसर बाहर से नहीं आता। इसीलिए जोनल रेलवेज का चीफ विजिलेंस ऑफिसर बाहर से नहीं लिया जाता, क्योंकि विजिलेंस को भी इन्होंने अपना हिस्सा, अपना साथीदार, अपने हिस्सादार बना रखा है। यही कारण है। अन्यथा रेल को छोड़कर कोई ऐसा केंद्रीय मंत्रालय नहीं है जहां विजिलेंस में डेपुटेशन की व्यवस्था बाहर से नहीं है। एक रेल मंत्रालय ही है जहां पर यही ब्यूरोक्रेसी, यही 100 लोग मिलकर के बाहरी चीफ विजिलेंस ऑफिसर को नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी, इनका करप्शन एक्सपोज हो जाएगा, इनकी नीयत एक्सपोज हो जाएगी। मंत्री को, सरकार को ये क्यों नहीं समझ में आता है? बार बार समझाने, कहने, लिखने, बताने के बावजूद क्यों नहीं समझ में आता है? या तो आप सुधार करना नहीं चाहते हैं या तो आपकी नीयत नहीं है। इन दोनों में से क्या हो सकता है, आप ही डिसाइड करें। क्योंकि अगर आपको सिस्टम सुधारने की नीयत है, इच्छा शक्ति है, तो जो चीज़ें सही परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखी जाती हैं उन पर आप अमल तुरंत क्यों नहीं करते? तुरंत जो व्यक्ति, जो अधिकारी और जिसकी नीयत एक्सपोज होती है, आप तुरंत उसे उल्टा क्यों नहीं लटका देते हैं? और ऐसा करके आप एक कड़ा मैसेज देने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? किसने आपको रोक रखा है? कौन सी बाधा है जो आपके हाथ रोक रही है, हाथ पकड़ रही है? ऐसे मैंने कितने उदाहरण आपको दिए हैं, कितने केसेस आपको दिए हैं, बताए हैं, फुल प्रूफ केसेस बताए हैं। और आज वो हमें न सिर्फ मुंह चिढ़ा रहे हैं बल्कि आपको भी मुंह चिढ़ा रहे हैं
ये आप भूल जाते हैं। कितने नाम गिनाएंगे, हम कितने डिफेमेशन फेस करेंगे, उसकी हमें चिंता नहीं है, वो हम आपको भी बता चुके हैं। ये हमारा पार्ट ऑफ जॉब है, हमें उनकी चिंता नहीं है। हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। देश का कोई हाई कोर्ट मुख्य, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, कोई हाई कोर्ट बचा नहीं है जहां हमने केस नहीं लड़ा है, और लड़ रहे हैं अभी भी, आगे भी लड़ेंगे। मगर जो सच है वो कहने से हम पीछे नहीं हटेंगे कभी। ये मंत्री जी को भी हम बता चुके हैं, सारे सिस्टम को बता चुके हैं, और सारा सिस्टम जानता भी है। उसी के बीच में काम कर रहा हूं। तो गणेश और भारती जैसे लोग, आरपी भारती जैसे लोग आपको मुंह चिढ़ा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मुंह चिढ़ा रहे हैं कि सब कुछ प्रमाण के साथ देने के बाद भी आपने कोई कदम नहीं उठाया। 3 साल से ज़्यादा हो गए। आप किसको बरगलाते हैं? ये कह करके कि केस सीबीआई को दे दिया गया। अगर केस सीबीआई को दिया गया था तो 3 साल में सीबीआई क्यों चुप बैठी है? आपने तो सीबीआई को खुला छूट दिया हुआ है, और सीबीआई ने काम किया है। एक एवरेज अगर निकाला जाए तो हर महीने 1-2 केस सीबीआई करती है, आपके नीचे, आपके विजिलेंस की नाक के नीचे। उसके बाद भी आपको आपके विजिलेंस को शर्म नहीं आती है। आप ये कह करके बेशर्मी निर्लज्जता ओढ़ लेते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। मान्य है, मगर इसमें आपकी क्या भूमिका है, आपका क्या दायित्व है? यहां भी आपने पार्शियलिटी किया है। कुछ लोगों को, जैसे पीसीएमएम, एनईआर को आपने सुखरूप सारे सेवानिवृत्ति के लाभ दे करके चुपचाप रिटायर हो जाने दिया। कुछ लोगों को जो सीबीआई से ट्रैप हुए उनको आपने निकाल भी दिया। कुछ लोग बड़े मौज से काम कर रहे हैं, अभी भी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। तो ये जो विसंगति है आपकी कार्यप्रणाली में, रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली में, ये क्या इशारा करती है? विसंगति की पराकाष्ठा हम बताए हैं। हमने जो लिखा है कि इंडियन रेलवे सर्विस अब एक म्यूनिसिपल सर्विस में बदल गई है, उसके 2 पार्ट हमने लिखे हैं, प्रकाशित किए हैं। उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। बिना उन चीज़ों पर अमल किए आपके सिस्टम का सर्वाइवल नहीं हो सकता, आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता, रेल का सर्वाइवल नहीं हो सकता, और जनता का, देश का भला नहीं हो सकता। इतना सब कुछ बताने के बावजूद इसमें मेरा कॉलर टाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकर आप हैं। डिसीजन आप लेंगे तो जो डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन लेगा, क्रेडिट उसी को जाएगा। ये हम बार बार कह चुके हैं। और जो चीज़ें हम छान करके सैकड़ों अधिकारियों से, एक्सपीरियंस्ड, रिटायर्ड और कार्यरत दोनों, उनसे बात करके जो हम आपको छानबीन करके देते हैं, वो बहुत फुल प्रूफ होती हैं। उनमें एक भी लकुना आपके ये 18-20 हज़ार अधिकारी निकाल दें, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। और आप भी एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप भी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं, सरकार को, सरकारी सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, बहुत नज़दीक रहे हैं, पीएमओ में काम किया है। उसी तरह मैं हमेशा कहता हूं, जिसने पीएमओ में काम कर लिया उसको देश के किसी कोने में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म में काम करने की कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह मैं यहाँ रेल के बारे में कहता हूँ
जिसने रेलवे बोर्ड में काम कर लिया और मुंबई एरिया में काम कर लिया, जहां दुनिया का सबसे जटिल सिस्टम भारतीय रेल चलाती है, वो भारतीय रेल के किसी भी कोने में सफलतापूर्वक काम कर सकता है। तो आपको ये सब क्यों नहीं समझ में आता है? ये जो 100 लोग हैं, इन पर आपका ध्यान केंद्रित क्यों नहीं होता? ये 100 लोग क्यों प्रिविलेज्ड हैं? ये डीआरएम, जीएम मेंबर, इनको हाउस रिटेंशन की परमिशन क्यों होनी चाहिए? मैं फिर से पूछ रहा हूं, और ये मैं अकेला नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये 12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उनकी बात रखता हूं। आप उनके ऊपर शासन करते हैं, मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उनकी बात को शासन, प्रशासन और सरकार के सामने लाता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनका प्रतिनिधि हूं। तो जो मैं कहता हूं वो मेरा कहना नहीं होता है अकेले का, मेरा केवल जस्टिफिकेशन होता है, इनपुट उनका होता है जो लोग देश का, रेल का, सिस्टम का भला चाहते हैं और आपका भी भला चाहते हैं कि आपकी छवि निर्मल रहे, सरकार की भी छवि निर्मल रहे। वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई खोट नहीं है, वो ईमानदारी से ये सब चाहते हैं। उनके इंटेंशन में आप कोई खोट नहीं निकाल सकते हैं। मैं ऐसे कितने नाम गिना सकता हूं जो आपके आज बोर्ड में जो ये 5 मूर्तियां बैठी हैं, जो पीईडी, एएम, एडिशनल मेंबर, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन सब से बहुत काबिल हैं, जिनको आपने दरकिनार किया। आज भी बहुत सारे हैं जिनको आप बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपका ये डीप स्टेट उन्हें मजबूर कर रहा है और आपको पता नहीं है, क्योंकि आप बैल का दूध निकालने में लगे हुए हैं। ये डीप स्टेट ने, ये 100 लोगों ने मिल करके आपको बैल का दूध निकालने में लगा रखा है। या आप अपने पर्सनल एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो भी है वो आप जानिए, आपका सिस्टम जाने, क्योंकि छवि आपकी बनती बिगड़ती है, नुकसान देश का, रेल का और जनता का होता है। जान जनता की जाती है, आम आदमी की जाती है। और एक बात और बता दें, जो आपने भौकाल खड़ा किया है कि बहुत पब्लिक आ गई, बहुत यात्री आ गए और बहुत सारे उसमें बेटिकट आ गए, ये सब गलत फहमी निकाल दीजिए दिमाग से। लोग जानते हैं सच क्या है, लोग अनपढ़ गवार नहीं हैं। सरकार उन्हें, आप उन्हें इतनी बड़े पैमाने पर मूर्ख नहीं बना सकते। एक सामान्य आदमी भी, एक अनपढ़ गवार आदमी भी ये जानता है कि स्टेशन एरिया में प्रवेश करने से पहले वैलिड टिकट होना जरूरी है, चाहे वो प्लेटफॉर्म का हो, चाहे वो ट्रेवलिंग का हो, ट्रेन में। ऐसे में आप ये कहें कि बड़ी संख्या में लोग बेटिकट यात्रा कर रहे हैं और बेटिकट प्लेटफॉर्म पे घुस आए, ये अमान्य है, कतई किसी तरह से मान्य नहीं हो सकता। यही फिर से याद दिलाता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी आपको बरगला रही है, आपकी छवि खराब कर रही है, आपको जनता के सामने मूर्ख साबित कर रही है। यहीं अपना विवेक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है आपको। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये स्टैम्पेड नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दिल्ली सराय रोहिल्ला है, सफदरजंग है, आनंद विहार है, वहाँ से स्पेशल ट्रेनें प्रोजेक्ट की जा सकती थी, प्लान की जा सकती थी। नई दिल्ली स्टेशन पर जो हमेशा एक स्टैम्पेड प्रोन एरिया रहा है, घोषित तौर पर
वहाँ से कभी इस तरह की प्लानिंग नहीं की गई। तो आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये प्लान किया गया। यहीं पर वो बात उदाहरण देता हूँ। 6 दिसंबर को नागपुर में और मुंबई में चैत्य भूमि में बड़े पैमाने पर एक वर्ग विशेष की गैदरिंग होती है। उनकी श्रद्धा है, उनकी मान्यता है, वो भी बड़े पैमाने पर ट्रेवल करते हैं। मगर सेंट्रल रेलवे उसको कैसे संभालती है? आज तक कोई स्टैम्पेड नहीं हुआ, ना मुंबई में हुआ, ना नागपुर में हुआ। मुझे याद है जब नागपुर में सेंट्रल रेलवे में डिवीज़न में अश्वनी कपूर डीआरएम थे। उन्होंने ये दीक्षा ग्राउंड पर नागपुर में जो गैदरिंग हो रही थी उसके लिए प्लान किया और सारे ब्रांच अफसरों को उनकी वहाँ ड्यूटी लगा दी। बहुत सारे ब्रांच अफसर कुनमुनाए, मिनमिनाए, मगर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और उन्होंने वहाँ डिप्लॉय किया ग्राउंड पर व्यवस्था बनाने के लिए। और उससे रिलेटेड एक डायरेक्शन पुस्तिका भी दिशा निर्देश वाली सबके हाथ में पकड़ाई और कहीं कुछ नहीं हुआ। सारा कार्यक्रम, सारा समारोह, सारी गैदरिंग व्यवस्थित तरीके से निपट गई। बाद में वो पुस्तिका बाकी डीआरएम्स को भी भेजी गई भीड़ का नियंत्रण करने के लिए। किस तरह से भीड़ का नियंत्रण किया जाए, कैसे प्लानिंग किया जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीआरएम दिल्ली वर्तमान में जो हैं वो भी उस टाइम कपूर साहब के टाइम ब्रांच अफसर थे नागपुर डिवीज़न सेंट्रल रेलवे में। उनको भी पता था, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई थी ग्राउंड पर। तो जब आपने नई दिल्ली स्टेशन से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए प्लान किया तो आपने अपने सारे ब्रांच अफसरों को स्टेशन पर क्यों नहीं खड़ा किया? ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आपको पता नहीं है कि आपका जो सो कॉल्ड स्टेशन डायरेक्टर है वो केवल आधा दिन ड्यूटी करता है, आधा दिन रेगुलर क्लास करता है जाकर के एमबीए का, जैसा मुझे बताया गया है। मैं इस बात को प्रमाणित नहीं करता हूँ, मगर जिम्मेदार अधिकारी ने बताया है ये बात, इसलिए मैं उसे गलत भी नहीं मान सकता हूँ या कह सकता हूँ। ये डीआरएम खुद चेक करा ले, जीएम नादन रेलवे खुद चेक करा ले। आपका वहाँ पर सीनियर स्टेशन मैनेजर गजटेड नई दिल्ली स्टेशन पर बैठता है, उसकी क्या ड्यूटी है? वो क्या देख रहा था? आपके ब्रांच अफसर क्या देख रहे थे? माना कि उस दिन सीआरबी की एक लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, इस पर हम और डिटेल में अभी बात करेंगे, मगर वो कॉन्फ्रेंसिंग 2:30-3 बजे ख़त्म हो गई जैसे मेरी जानकारी है। कोई तो ये भी कह रहा था बाद में भी चल रही थी, मगर मैं उस बात पर यकीन नहीं करता हूँ। शेड्यूल टाइम जो था 10:30 से 2:30 बजे तक था। उसके बाद आप क्या कर रहे थे? आपके ब्रांच अफसर क्या कर रहे थे? गाड़ियाँ सिरे से डिले हैं, सारी की सारी। उनकी प्लानिंग,
उनकी पंक्चुअलिटी मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया? मंत्री ने क्या किया? सीआरपी ने क्या किया? एमओबीडी ने क्या किया? एमओबीडी कामाख्या घूम रहे थे, हमने शेड्यूल पोस्ट किया तो उसमें बजाय डीआईपी रेलवे बोर्ड द्वारा खंडन किए जाने के बजाय कुछ दूसरे लोगों से ऊटपटांग लिखवाया जा रहा है। हम मानते हैं कि कई इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी या गलत हो सकती हैं, तो अधिकृत तौर पर आप उसका खंडन करिए ना, हम वापस ले लेंगे उसे, हम स्पष्टीकरण भी जारी करेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे अगर गलत हुई जानकारी तो। मगर आप अधिकृत तौर पर खंडन क्यों नहीं करते? लघुए भगुओं को ला करके उसमें फालतू चीज़ें क्यों लिखवाते हैं कि ये फेक है? फेक है तो आप खंडन करिए ना, पीआईबी से खंडन करवाइए ना, अगर आप नहीं कर सकते उनसे करवाइए कि ये फेक है। हम मान लेंगे, हम वापस ले लेंगे, स्पष्टीकरण भी देंगे, क्लैरिफिकेशन भी देंगे और साथ में माफ़ी भी मांगेंगे। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई संकोच नहीं है, मगर आप ऐसा नहीं करते। आप ऐसा इसलिए नहीं करते, क्यों वेटेज देने का है किसी को? मीडिया को क्यों वेटेज देना है? और एक व्यक्ति को क्यों खास तौर पर देना है जो केवल रेल की बात करता है? कहीं उसकी और ज़्यादा ऑथेंसिटी ना हो जाए, बढ़ जाए। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं आपकी मान्यता क्या है और ये मान्यता क्यों है, ये भी हम जानते हैं। अब आप जो कथित तथाकथित जांच कमेटी आपने बनाई है, दो लोगों की, दो सो कॉल्ड उच्च अधिकारियों की, वो सो कॉल्ड बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, बड़ा बड़ा नाम आपने पदनाम दिया हुआ है, टीवी चैनलों ने उनको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वो मान लिया, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। ये बड़े बड़े नाम क्यों हैं और क्या इनका दायित्व है? नाम से आपका कद नहीं बढ़ता, कद से पद का कद बढ़ता है, आपके कर्म से पद की गरिमा बढ़ती है, पद की गरिमा से आपकी गरिमा नहीं बढ़ती। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जितना मर्जी उतना बड़ा नाम रख लीजिए, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही रहेगा, चाहे उसके नीचे आप 2-4 डिप्टी कर लीजिए, मगर प्रिंसिपल प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, प्रिंसिपल रेल मिनिस्टर नहीं हो सकता, उसके नीचे भी तो 2 राज्य मंत्री हैं। फिर प्रिंसिपल रेल मंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? वो भी नाम रख लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा कद बढ़ जाएगा आपका। तो ये जो आप पद नाम बढ़ा बढ़ा करके इन दुष्ट अधिकारियों का कद बढ़ा रहे हैं, यह भी उचित नहीं है। पद नाम बदलने के लिए भी करप्शन है, चाहे वो लोको पायलट का हो, चाहे वो गार्ड का हो, और दूसरे भी पद हैं, हम इनको भी बताएंगे कभी किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है यूनियनों से और फेडरेशनों से मिलकर के। यह भी करप्शन का एक अड्डा है। आप पद नाम बड़े बड़े करके लोगों के कद नहीं बढ़ा सकते हैं, उनके कर्म नहीं सुधार सकते हैं, उनकी नीयत नहीं सुधार सकते हैं। माना कि आपका प्रयास बहुत अच्छा है, आपकी नीयत साफ है, मगर क्या उसके अनुरूप ये काम करते हैं? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर भी हो रहा है, लोग खुश हैं।
मगर वो खुशी उनके कर्म से नहीं झलकती है। तो मैं आपको कमेटी की बात कर रहा था, जांच कमेटी, तथाकथित जांच कमेटी की बात कर रहा था। जो 2 लोग इस कमेटी में बनाए गए हैं, रखे गए हैं, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि एज पर रूल, एज पर CRS रूल, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का जो प्रावधान है, विधान है, उसके अनुसार रेलवे एरिया में जहां कहीं भी जान माल का नुकसान होता है, वहां CRS की एंट्री स्वतः हो जाती है। और आपने किया है ये, और हुआ है। कभी किसी को बचाने के लिए भी हुआ है, ये भी सही है। मगर यहाँ आपने अपने आप को बचाने के लिए नहीं, आपके नीचे जो डीप स्टेट रेल का काम कर रहा है और ये जो 5 मूर्तियां बैठी हैं, इन लोगों ने ही इन दोनों को यहाँ नियुक्त किया, क्योंकि इन्हीं दोनों के डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कोताही की वजह से यह स्टैम्पेड हुआ। प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, उन्हीं का स्टेशन डायरेक्टर है, उन्हीं का सीनियर स्टेशन मैनेजर है, उन्हीं का ऑपरेटिंग स्टाफ है, उन्हीं का कमर्शियल स्टाफ है, जिसकी बड़ी कोताही रही। अब जो सो कॉल्ड प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हैं PCSC नॉर्दर्न रेलवे, उनके मातहत जो RPF है, सुरक्षा की व्यवस्था की स्टेशन पर बनाए रखने की जिम्मेदारी, प्रमुख जिम्मेदारी उसी की है। और वो नदारत थे, सिरे से नदारत थे। तो एक लाइन में अगर ये कहा जाए कि डीप स्टेट ने अपने आप को बचाने के लिए, सरकार की मंत्री की छवि घालमेल करने के लिए, इन दोनों की नियुक्ति की जांच के लिए। अब आप कहेंगे कि आपके अंदर कोई पूर्वाग्रह है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हो सकता था। तो बात यह है कि जो प्रिविलेज्ड है, जो आपसे ओब्लाइज्ड है, वो आपके खिलाफ कैसे जाएगा? तो PCCM नॉर्दर्न रेलवे MOBD के, CRB के मेहरबान हैं, मंत्री के मेहरबान हैं, एहसानमंद हैं, क्योंकि पहले उनको NWR में PCCM बना करके दिल्ली से थोड़े देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट किया गया। वो भी इसलिए कि नए जोन में जाएंगे तो दिल्ली में हाउस रिटेंशन बना रहेगा, उसकी सुविधा बनी रहेगी। और अब मौका मिलते ही फिर से वो वापस आ गए नॉर्दर्न रेलवे में, दिल्ली में हाउस रिटेंशन कंटिन्यू हो गया। तो जो अभी अभी आपसे ओब्लाइज हुआ है वो आपके खिलाफ कैसे जाएगा? आपकी मंशा के खिलाफ कैसे जाएगा? और जो सो कॉल्ड PCSC हैं वो भी प्रिविलेज्ड हैं, वो भी दिल्ली में नियुक्त हैं। तो उनकी सारी फोर्स की गलती यहाँ रही, तो वो अपनी फोर्स की गलती कैसे बताएंगे? PCCM अपने स्टाफ की गलती कैसे बताएंगे? तो
तो जहाँ CRS इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जहाँ 18 लोगों की ऑन रिकॉर्ड 18 लोगों की मौत हुई है, 3 बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं हैं, 2500 लोग घायल हुए हैं, हमेशा के लिए आजीवन अंगभंग हो गए हैं, उनको आप थोड़ा सा मुआवजा दे करके, वो भी उन्हीं की कमाई से, आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ये केवल सामान्य बात नहीं है, यहाँ आपकी नीयत, सरकार की नीयत, मंत्री की नीयत और रेलवे बोर्ड की नीयत बहुत स्पष्ट है। जो प्रिविलेज्ड हैं वो सिस्टम के बाहर कभी नहीं जाएंगे, ये 100% सत्य है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, बैल का दूध निकालने से छोड़कर, उसको छोड़कर इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि आपका नीचे आपकी ब्यूरोक्रेसी, उसका डीप स्टेट, ये जो 100 लोग हैं प्रिविलेज्ड, ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह से सरकार और मंत्री की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूर की कौड़ी नहीं है, ज़रा ध्यान से, गंभीरता से इस बात को विचार करें। ये दूर की कौड़ी नहीं है। हमारे पास तो अपुष्ट तौर पर यह भी इनपुट है कि अनऑफिशियली दिल्ली स्टेशन के आसपास कार्य हो रहा था, काम हो रहा था बिना ब्लॉक लिए, जिसकी वजह से भी ट्रेनें लेट हुई। अब ये एक इनपुट है जो अपुष्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पुष्टि करा लें, क्योंकि रिकॉर्ड में तो कहीं नहीं मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे खतौली में हुआ था। मगर जब लोग मर गए, जब ट्रेन खुली हुई पटरी से उछलकर बाहर गिर गई, जाकर के खेतों में घुस गई जाकर, और लोग मर गए, सैकड़ों घायल हो गए, तब भी यही हुआ था। ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं हो रहा था और तब भी सारे लोग बच गए थे। तो जब तक ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को उठाकर टांगा नहीं जाएगा, तब तक कोई मैसेज नहीं जाएगा इन डीप स्टेट को, इन प्रिविलेज्ड लोगों को कोई मैसेज नहीं जाएगा। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि 15 साल से ज़्यादा जो भी एक शहर में रह लेगा वो DRM के लिए अपात्र होगा, जो 20 साल से ज़्यादा एक शहर में रह लेगा वो GM के लिए अपात्र होगा, भले ही उसके प्रमोशन नहीं रुकेंगे, उसकी सैलरी कम नहीं होगी, उसकी सिफारिश भी मान्य है, रहने दो, मगर आप जब तक ये तय नहीं करेंगे ये बैरियर, तब तक इन 100 लोगों को मैसेज नहीं जाएगा, तब तक लोग दरबदर होने के लिए स्वतः स्फूर्त आगे नहीं आएंगे, तब तक आप रोटेशन व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप रोटेशन प्रॉपर नहीं लागू करते हैं तब तक आप सिस्टम नहीं सुधार पाएंगे। ये तय है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। कितने सारे उदाहरण हैं, आप बोर्ड के जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर इशू होते हैं, अभी हमने पिछले 2-3 वीडियो डाले हैं, उनको भी आप देख लीजिए, आपको भरपूर इनपुट मिलेगा सिस्टम को सुधारने के लिए। आपके ये जो 5 मूर्तियां बैठी हैं बोर्ड में, और जो उसके नीचे आपके AM एडिशनल मेंबर बैठे हैं, PED बैठे हैं, ये सब आपको क्या इनपुट दे रहे हैं? उससे कहीं ज़्यादा इनपुट आपको इन वीडियो से मिलेगा,
हमारी वेबसाइट से मिलेगा, जहाँ पर खुलकर लोग अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं और सिस्टम के हित में बात करते हैं, सरकार के हित में बात करते हैं। उसको इनपुट दे करके ये समझते हैं कि सरकार अच्छा काम करेगी तो देश का भला होगा, रेल का भला होगा, जनता को भला होगा। और एक बात, ये जो वीसी कल्चर चालू कर रखा है अभी भी, इतनी लानत मलामत होने के बाद भी, जैसे अंग्रेज जाते हुए अंग्रेज की औलादें छोड़ गए थे, अंग्रेजी छोड़ गए थे इस देश में, उसी तरह कोरोना जाते जाते अपनी औलादें छोड़ गया वीसी कल्चर के रूप में। यह वीसी कल्चर सिस्टम को और चौपट कर रहा है। मंत्री जी, जितनी जल्दी हो सके यह वीसी कल्चर बंद करवाइए और सारे रेल अफसरों को रेल से चलने के लिए मजबूर करिए। पूरी हवाई सुविधा इनकी खत्म करिए। जब तक ये रेल से नहीं चलेंगे तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। इंस्पेक्शन किस बात का, इसी बात का तो करते हैं ना, कि कहाँ जर्क है ट्रैक में, कहाँ कोच में प्रॉब्लम है। तो जब ये रेल में, ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तब इनको ट्रैक का जर्क भी समझ में आएगा, जहाँ मड पंपिंग है वो भी समझ में आएगी, जहाँ बैलास्ट की कमी है वो भी समझ में आएगी, जहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत है ट्रैक की वहाँ वो भी समझ में आएगा। तो आपको स्पेशल ट्रेन लेकर के फैमिली के साथ मौज मस्ती करने, पिकनिक मनाने के लिए इंस्पेक्शन के नाम पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें याद है RS विरदी का एक किस्सा। ऐसे आउटस्टैंडिंग ऑफिसर रहे हैं जिनको सिस्टम ने न सिर्फ बेइज्जत किया, दरकिनार किया, कुछ दुष्टों के, अरुणेंद्र कुमार जैसे लोगों के कहने पर, उनकी चालबाजियों की बदौलत। राजधानी में चलते हुए उन्होंने इमरजेंसी चेन खींच दिया, चेन पुलिंग कर दिया और गाड़ी खड़ी हो गई। हड़कंप मच गया। दौड़े दौड़े आए लोग RPF के, कौन है कौन है कौन है। सामने से बढ़कर, क्योंकि वो फर्स्ट AC में थे, फर्स्ट AC से वो चेन पुलिंग हुई थी, वहां पहुंचे, सामने से RS विरदी ने एक्सेप्ट किया, मैंने चेन पुलिंग की है और मैं ये टेस्ट कर रहा था कि राजधानी की ये चेन काम कर रही है कि नहीं। ऐसे लोग होने चाहिए जो ऑन द वे इंस्पेक्शन करें, देखें कहाँ क्या कमी है। ऐसे प्रिविलेज्ड हो चुके लोग, खाए पिए अघाए, बहुत भौतिक रूप से संपन्न, भौतिकता को ओढ़ लिए, ये लोग सिस्टम के लिए लाभप्रद नहीं हैं। ये मंत्री को, सरकार को समझना पड़ेगा। यही देश के लिए होगा। आप देश के लिए, जनता ने आपको देश के लिए चुनकर भेजा है, सिस्टम को ठीक करने के लिए चुनकर भेजा है, ना कि इन डीप स्टेट की पॉलिसी पर अमल करने के लिए। लोगों की मनोवृत्ति को समझें और उस तरह से एक्ट करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि पूरा वीडियो देखें और शेयर करें, अपनी कमेंट करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।